नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। प्रीलिम्स 2026 की तैयारी जोरों पर होगी है ना। तो चलिए आज हम 3 ऐसे जबरदस्त करंट अफेयर्स टॉपिक्स को डिकोड करेंगे जो आपके जीएस पेपर्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार मार्क कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये अकेले ही जीएस पेपर 1, 2 और 3 तीनों को टच करता है। इसमें विकास भी है, पर्यावरण भी और जनजातियों के अधिकार भी। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेकिन इम्पॉर्टेंट मामला है। अच्छा, तो खबर क्या है? क्यों है ये प्रोजेक्ट इतना कंट्रोवर्शियल? देखिए, इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला, जो सेटलर्स वहां बसे हुए हैं उन्हें अपनी जमीन का मुआवजा यानी कॉम्पेंसेशन बहुत कम मिल रहा है। दूसरा, और ये सबसे सेंसिटिव मुद्दा है, वहां की जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनकी जमीन ली जा रही है, जो सीधा सीधा उनके राइट्स का वायोलेशन है। और तीसरा, इस प्रोजेक्ट से एनवायरनमेंट को जो नुकसान होगा उस पर भी बहुत बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं इस प्रोजेक्ट का। देखिए, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। कहानी शुरू होती है 1969-75 के दौर से, जब करीब 300 एक्स सर्विसमैन के परिवारों को यहां बसाया गया था। अब उनकी जमीन ली जा रही है RFCTLAR एक्ट 2013 के अंडर। लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा यह है कि लगभग 84 स्क्वायर किलोमीटर का ट्राइबल रिजर्व एरिया उसे डीनोटिफाई कर दिया गया है, और इसका सीधा असर पड़ रहा है वहां की शोम्पेन और निकोबारेज जनजातियों पर। ओके, आगे बढ़ने से पहले कुछ कीवर्ड्स हैं जिन्हें क्लियर करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले PVTG यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जैसे कि शोम्पेन जनजाति। फिर आता है RFCTLAR एक्ट 2013। ये वो कानून है जो फेयर कॉम्पेंसेशन और रिहैबिलिटेशन की बात करता है। तीसरा टर्म है डीनोटिफिकेशन। इसका सिंपल मतलब है किसी जमीन से रिजर्व का टैग हटा देना। और आखिर में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट या FRA, ये जनजातियों के जंगल पर उनके ट्रेडिशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ये चारों टर्म्स याद रखिएगा। कब सबसे जरूरी सवाल, यूपीएससी के लिए ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पहला पॉइंट, ये डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन की क्लासिक डिबेट है। दूसरा, GS 1 और 2 के पर्सपेक्टिव से ट्राइबल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 5th और 6th शेड्यूल से जुड़े हैं वो सीधे सीधे इसमें इन्वॉल्व हैं। तीसरा, गवर्नेंस का इशू। बिना आपसी सलाह मशवरे के इतना बड़ा फैसला लेना, ये गवर्नेंस पर सवाल खड़ा करता है। और चौथा, एक तरफ प्रोजेक्ट का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है और दूसरी तरफ उसकी ह्यूमन कॉस्ट। इसी बैलेंस पर यूपीएससी आपसे सवाल पूछेगा। तो चलिए इसका एक क्विक एनालिसिस करते हैं। एक तरफ फायदे क्या हैं? इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ये भारत के लिए एक इकोनॉमिक हब बन सकता है। लेकिन चैलेंजेस क्या हैं? सबसे बड़ा चैलेंज है कि शोपेन जनजाति के अधिकारों को नजरअंदाज किया जा रहा है, एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ है वो भी काफी कमजोर लगता है। तो आगे का रास्ता क्या है? वे फॉरवर्ड क्या है? एक ही रास्ता है, एक बैलेंस्ड अप्रोच, एक ऐसा अप्रोच जिसमें सबका साथ हो, सबका विकास हो। ओके, प्रीलिम्स बूस्टर टाइम। फटाफट कुछ की फैक्ट्स नोट कर लीजिए जो सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन सी ट्राइब्स इन्वॉल्व्ड हैं? शोम्पेन, जो एक PVTG है, और निकोबारेसे। लोकेशन क्या है? ग्रेट निकोबार, इंडिया का सदर्न मोस्ट टिप। इंपॉर्टेंट एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2002। और अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स, जो सेटलर्स हैं वो अपने लिए तो कॉम्पेंसेशन मांग रहे हैं लेकिन ट्राइबल लैंड के एक्विजिशन को सपोर्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट दिमाग में बिठा लीजिए, प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बनकर आ सकता है। चलिए अब एक MCQ सॉल्व करके देखते हैं। शोम्पेन जनजाति के बारे में 3 स्टेटमेंट्स हैं, ध्यान से पढ़िए। स्टेटमेंट 1, दे आर अ PVTJ। हाँ, ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2, दे प्राइमरीली इनहैबिट द लिटिल अंडमान आइलैंड। यहाँ यूपीएससी ट्रैप कर सकता है, ये गलत है। वो लिटिल अंडमान में नहीं, ग्रेट निकोबार में रहते हैं। तो स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। स्टेटमेंट 3, उनके राइट्स फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2002 के अंडर प्रोटेक्टेड हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो अगर स्टेटमेंट 2 गलत है तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन B 1 और 3 ओनली। सिंपल। और मेंस के लिए इस टॉपिक से कैसा सवाल बन सकता है? सवाल है स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडिजिनस कम्युनिटीज के राइट्स के बीच बैलेंस बनाना एक गवर्नेंस चैलेंज है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करें। जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो प्रोजेक्ट के स्ट्रेटेजिक गोल्स, ट्राइब्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स जैसे आर्टिकल 244, कंसेंट और कॉम्पेंसेशन जैसे इश्यूज, और FRA पैसा का रोल, इन सब पॉइंट्स को जरूर कवर करना है और एंड में एक सस्टेनेबल वे फॉरवर्ड भी सुझाना है। तो विकास और पर्यावरण के इस कॉम्प्लेक्स इशू से अब हम चलते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो सीधे भारत के किसानों और हमारी फूड सिक्योरिटी से जुड़ा है। हमारा अगला टॉपिक है इंडियाज फर्टिलाइजर सप्लाई शॉक।
अब देखिए कैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सीधे हमारे खेत खलिहानों तक पहुंचती है। ये जीएस पेपर 2 और 3 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आखिर हुआ क्या है? खबर ये है कि ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रास्ता ब्लॉक हो गया है। इससे हुआ ये कि पूरी दुनिया में फर्टिलाइजर की सप्लाई चेन गड़बड़ा गई है और इसका सीधा खतरा अब भारत के खरीफ सीजन पर मंडरा रहा है और सरकार का सब्सिडी का बोझ भी बढ़ने वाला है। अब सोच रहे होंगे कि इस एक रास्ते से इतना क्या फर्क पड़ता है, तो जानिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इतना क्रिटिकल है कि दुनिया का 25 से 35% अमोनिया और यूरिया यहीं से गुजरता है। और जब बात भारत की आती है तो हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। हम अपना 25% यूरिया डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं और देश में यूरिया बनाने के लिए जो एलएनजी चाहिए उसका 86% यहीं से आता है। मतलब इस एक चोक पॉइंट पर हमारी खेतीबाड़ी बहुत हद तक डिपेंड करती है। चलिए इससे जुड़े कुछ बेसिक टर्म्स को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। खरीफ सीजन यानी मॉनसून की फसलें जैसे चावल और मक्का। फर्टिलाइजर सब्सिडी जिसमें सरकार किसानों को सस्ते दाम पर फर्टिलाइजर उपलब्ध कराती है। एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो यूरिया बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ के बीच का वो पतला सा समुद्री रास्ता। तो यूपीएससी के लिए ये क्यों जरूरी है? देखिए जीएस2 में ये जियोपॉलिटिक्स का इंडियन इकोनॉमी पर असर का परफेक्ट एग्जाम्पल है और जीएस3 के लिए तो ये गोल्ड माइन है। फूड सिक्योरिटी पर खतरा, एग्रीकल्चर सेक्टर में इनपुट कॉस्ट का बढ़ना, सब्सिडी बढ़ने से सरकार की फिस्कल पॉलिसी पर असर, ये सारे डायमेंशंस इंपॉर्टेंट है। तो इस संकट में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? हमारी इंपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा निर्भरता। सोचिए हम पेट्रोलियम के लिए तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए 13.5 लाख टन फर्टिलाइजर के लिए ग्लोबल टेंडर तो निकाला है, लेकिन ये तो एक शॉर्ट टर्म उपाय है। असली समाधान, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। हमें देश में ही इसका उत्पादन बढ़ाना होगा। चलिए अब प्रीलिम्स बूस्टर कराते हैं। की चोक पॉइंट कौन सा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। हम क्या क्या इंपोर्ट करते हैं? यूरिया, पोटैश, फॉस्फेट और एलएनजी। कौन सा सीजन प्रभावित होगा? खरीफ। इससे जुड़ी सरकारी स्कीम कौन सी है? न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी या एनबीएस स्कीम। और सबसे ज्यादा असर किस फसल पर पड़ेगा? कॉर्न यानी मक्का, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर लगता है। अब एक सवाल से अपनी नॉलेज टेस्ट करते हैं। पहला स्टेटमेंट, इंडिया यूरिया में सेल्फ सफिशिएंट है। नहीं, हमने अभी देखा ये गलत है, हम इंपोर्ट करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, यूरिया की रिटेल प्राइस सरकार कंट्रोल करती है। ये बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स नेचुरल गैस के इंपोर्ट के लिए क्रिटिकल है। ये भी बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 गलत है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी 2 और 3 ओनली। और मेंस के लिए एक क्रिटिकल एनालिसिस वाला क्वेश्चन। वेस्ट एशिया में जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भारत के फूड सिक्योरिटी और फिस्कल स्टेबिलिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। इसका विश्लेषण करें। अपने आंसर में इंपोर्ट डिपेंडेंसी, सप्लाई चेन, किसानों पर असर, सब्सिडी बिल का बढ़ना और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस जैसे आत्मनिर्भर भारत, इन सभी पॉइंट्स को आपस में जोड़ के लिखें। जियोपॉलिटिक्स और एग्रीकल्चर के बाद अब चलते हैं साइंस एंड टेक की दुनिया में। हमारा तीसरा और आखिरी टॉपिक है एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी में एक क्रांति ला सकती है, डाइमिथाइल ईथर यानी डीएमई। एक ऐसी स्वदेशी टेक्नोलॉजी जो शायद हमारे किचन का चेहरा बदल दे। ये जीएस पेपर 3 के लिए एक पोटेंशियल क्वेश्चन है। तो खबर यह है कि हमारे वैज्ञानिकों ने CSIRNCL में डीएमई बनाने की एक स्वदेशी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। ये एक बहुत ही साफ सुथरा ईंधन है जिसे या तो एलपीजी के विकल्प के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं या उसके साथ मिक्स करके। इससे भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और आत्मनिर्भर मिशन को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। इस शानदार टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है पुणे की CSIR नेशनल केमिकल लैबोरेटरी ने। प्रोसेस बहुत सिंपल है। मेथनॉल को एक स्पेशल सस्ते कैटलिस्ट की मदद से डीएमई में कन्वर्ट किया जाता है और इसका अल्टीमेट गोल क्या है? हमारी एलपीजी इंपोर्ट पर निर्भरता को कम करना। याद रखिए, भारत अपनी 80% से ज्यादा फॉसिल एनर्जी इंपोर्ट करता है और ये टेक्नोलॉजी ठीक उसी कमजोरी पर प्रहार करती है। चलिए इस टेक्नोलॉजी से जुड़े कुछ की टर्म्स को फटाफट समझ लेते हैं। डीएमई यानी डाइमिथाइल ईथर एक साफ सिंथेटिक फ्यूल है। एलपीजी हमारी आम कुकिंग गैस। ब्लेंडिंग का मतलब है डीएमई को एलपीजी के साथ मिक्स करना। और CSIRNCL वो महान संस्थान जिसने स्वदेशी टेक्नोलॉजी को जन्म दिया।
तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इस टेक्नोलॉजी के क्या मायने हैं? ये एक मल्टी डायमेंशनल टॉपिक है। GS3 में ये एनर्जी सिक्योरिटी और आत्मनिर्भर भारत को सीधे सीधे एड्रेस करता है। एनवायरनमेंट के लिए ये एक वरदान है क्योंकि ये एक क्लीनर फ्यूल है। इकोनॉमी के लिए ये हमारा इंपोर्ट बिल कम करके प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज बचाएगा। और साइंस एंड टेक में ये स्वदेशी इनोवेशन का एक शानदार उदाहरण है। इसके फायदे साफ हैं। ये पोल्यूशन कम करता है, LPG जितना ही एफिशिएंट है और सबसे बड़ी बात ये स्वदेशी टेक्नोलॉजी है। लेकिन चुनौतियां भी हैं। इसके प्रोडक्शन को बड़े पैमाने पर ले जाना और इसके लिए ज़रूरी मेथनॉल का इंतजाम करना, ये 2 बड़े चैलेंजेस हैं। आगे बढ़ने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है। अब आते हैं प्रीलिम्स के फैक्चुअल पॉइंट्स पर। इसे डेवलप किया है CSIR NCL ने। BIS स्टैंडर्ड के अनुसार 20% तक ब्लेंडिंग अलाउड है। और सबसे कमाल की बात, 8% तक ब्लेंड करने के लिए आपके घर के सिलेंडर या स्टोव में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। और इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट सोचिए, सालाना 9,500 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत। ये नंबर जरूर याद रखिएगा। और अब आज का आखिरी MCQ सवाल है कि DME के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ध्यान से पढ़िएगा, इनकरेक्ट पूछा है। ऑप्शंस A, B और D बिल्कुल सही हैं, लेकिन ऑप्शन C कहता है कि BIS 100% DME यूज अलाउ करता है बिना मॉडिफिकेशन के। ये गलत है। BIS ने 100% यूज नहीं बल्कि 20% तक ब्लेंडिंग अलाउ की है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है C। और एक मेंस क्वेश्चन इस टॉपिक से, स्वदेशी तकनीकी नवाचार, ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता हासिल करने की कुंजी है। इस संदर्भ में DME की संभावनाओं पर चर्चा करें। अपने आंसर में भारत की एनर्जी इंपोर्ट पर निर्भरता, DME के फायदे, इसकी चुनौतियां और आत्मनिर्भर भारत से इसके जोड़ को जरूर हाईलाइट करें। तो दोस्तों, ये थे आज के 3 सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। याद रखिएगा, यूपीएससी में कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। रोज थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहिए। अगर आपको ये डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट डिस्कशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।